हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट एरिया थ्योरम, मूवमेंट एरिया मेथड। ठीक है जी। ये क्या है, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। हम लोगों ने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को किस 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 मेथड से कर लिया था? डबल इंटीग्रेशन मेथड कर लिया था। और कौन सा मेथड किया था हमने? मैकाले मेथड किया था। ठीक है। अब क्या है, एक और मेथड है मूवमेंट एरिया मेथड, क्योंकि हम अलग अलग मेथड करते हैं ताकि हम लोग जो इजीएस्ट मेथड हो, जो क्विक हो, वो मेथड हम लोग अडोप्ट कर सके। लेकिन हमें मेथड, सभी मेथड की नॉलेज तो होना जरूरी है। मूवमेंट एरिया मेथड ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल का मतलब है, वैसे तो सेमी ग्राफिकल है, इसको ग्राफ भी यूज होता है, कुछ कैलकुलेशन भी होती है इसके अंदर। ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, मूवमेंट एरिया मेथड। ठीक है। इसका हम लोग एक न्यूमेरिकल, पहले मैं एक डेरिवेशन करवा देती हूँ आपको। इसके अंदर क्या आता है, देखो हमारा एक बीम है, सिंपल बीम है अपना। इस सिंपल बीम के अंदर मुझे किसी भी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन यदि फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ये देखो, ये क्या है, मेरा प्राइमरी बीम है। प्राइमरी बीम का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है। जब इसके ऊपर लोड आता है तो मेरी एक इलास्टिक कर्व बनती है। कैसी कर्व बनती है? वो इलास्टिक कर्व ऐसी बनती है। ये देखो, ये मैंने डिफ्लेक्टेड शेप ज़्यादा दिखाई है, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। यदि ऐसा होगा तो हमारा स्ट्रक्चर तो फेल हो जाएगा। आपने कभी भी, आप नोटिस करना, आप कभी भी किसी स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको उसमें डिफ्लेक्शन है वो नेग्लिजिबल दिखाई देती है, यानी आपको दिखाई नहीं देती। वो होती है डिफ्लेक्शन, लेकिन विद इन द परमिसिबल लिमिट होती है। यदि आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगी तो आपको वो बीम है वो झूलता हुआ नजर आएगा। झूलता हुआ मतलब यू टेढ़ा लटका हुआ नजर आएगा। ठीक है जी। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। जब आपका बीम इनिशियल स्टेज पे ऐसा था, जब इस पे लोड आया तो इसकी ये जो स्टेट था वो ऐसा बन गया। समझ आ रही है? ऐसा बन गया, यानी कि इस कर्व का नाम दिया मैंने इलास्टिक कर्व। एक कर्व बन गई। ये कौन सी कर्व बन गई? इलास्टिक कर्व बन गई। मैं क्या कर रही थी, इन दो पॉइंट्स पे हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करें। इनकी प्रोजेक्शन ले लो भी। अब पहले आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन का मीनिंग तो पता हो। ये क्या है, मान लो ये ए बी और ये सी और डी आपके ये दो, ये ए और बी तो क्या होगी आपकी सपोर्ट होगी, और सी और डी वो पॉइंट है जहां पे मुझे स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट। कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट, जो मर्जी पॉइंट। ठीक है। पहले आप स्लोप का मीनिंग समझिए। ये कौन सा पॉइंट हुआ? सी, और ये पॉइंट कौन सा हुआ? डी। अब आप देखो, आप यदि इस पॉइंट के ऊपर यहां पे क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। देखो किया ना टेंजेंट ड्रॉ। इसने यहाँ पे एक एंगल बनाया। देखो मैं अभी आपको बताती हूँ, ये एंगल, ये क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगी वही तो स्लोप होगी। मैंने अभी आपको बताया ये होती है स्लोप। मैं अभी मूवमेंट एरिया का कोई बात नहीं बता रही, मैं सिर्फ स्लोप के बारे में बात। अभी हम लोगों ने ये स्लोप कैसे फाइंड आउट की थी? डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज किया था। और कौन सा मेथड यूज किया था अपन ने? मैकाले मेथड किया। डबल इंटीग्रेशन थोड़ा टफ था, मैकाले उससे हल्का सा इजी था, क्योंकि उस पर हर किसी पॉइंट पे यदि मल्टीपल लोड लगे हुए हैं तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूवमेंट एरिया मेथड। कौन सा मेथड रहेगा? ये मूवमेंट एरिया मेथड रहेगा। ये मूवमेंट एरिया मेथड है वो दो थ्योरम पे काम करता है। किस पे काम करता है? ये टू थ्योरम्स हैं जो किसने दी थी? मोर्स ने दी थी। क्या थ्योरम है वो मैं बताती हूँ आपको। थ्योरम नंबर फर्स्ट, इसको मोर थ्योरम भी कहते हैं, मोर्स थ्योरम फर्स्ट भी बोलते हैं इसको। क्या है थ्योरम फर्स्ट के अंदर? वो कहते हैं द चेंज ऑफ स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, द चेंज इन स्लोप, द चेंज इन स्लोप between any two points on an elastic curve, on in
इलास्टिक कर्व, देखो इसका मीनिंग समझे ना अभी आप, ऑन एन इलास्टिक कर्व is equal to the area of the bending moment diagram between these points divided by EI, डिवाइडेड बाय EI। इसका मीनिंग समझिए आप, वो क्या कहता है, चेंज इन स्लोप। अब देखो मैं अब यहां करके दिखाती हूँ। आपका ये बीम, इस बीम पे आपके 2 पॉइंट है A और B, कोई भी 2 पॉइंट। ये क्या होगा, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप, डिफ्लेक्टेड शेप में ये पॉइंट्स कहाँ आ गए, यहां आ गए। समझ आ रहा है? अब क्या होगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहता है वो, इस पॉइंट का टेंजेंट कौन सा होगा, ये होगा। टेंजेंट क्या होता है, जो इसको बिल्कुल इसके साथ टेंजेंट इसको बिल्कुल टच करता हुआ जाए। यहां पे भी क्या होगा, ये क्या होगा, इसका ये टेंजेंट होगा। ठीक है जी। अब स्लोप क्या चीज होती है, स्लोप होती है जो एंगल बनता है। ठीक है, स्लोप क्या है, जो एंगल यहां बनेगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये एंगल कौन सा एंगल कहलाता है अपना, जैसे यहां पे ये कहलाएगा थीटा BA और यहां ये कहलाएगा थीटा AB। इसका मतलब क्या है, थीटा BA का मतलब क्या है, थीटा BA का मतलब है स्लोप एट पॉइंट A, एट पॉइंट ये कौन सा B पॉइंट, at point B which makes the tangent B with tangent A। क्यों भाई, क्या कर रहा है ये, थीटा BA का मीनिंग क्या है, थीटा BA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा B, पहला है ना B, कहने का मतलब कि उस पॉइंट पे एंगल, B पॉइंट पे एंगल, जो B पॉइंट का टेंजेंट है वो किसके साथ बना रहा है, A पॉइंट के साथ बना रहा है। और थीटा AB का मतलब क्या है कि एंगल एट पॉइंट A, कौन सा एंगल, जो इसका एंगल टेंजेंट A का जो टेंजेंट है, एंगल है, ये थीटा A का मतलब क्या है कि जो टेंजेंट थीटा A का इस B के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है, थीटा AB। अब बताओ ये क्या करना चाहता है, इस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहते हैं, द चेंज इन स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। चेंज इन स्लोप का मतलब थीटा B माइनस A कर लो, चाहे थीटा A माइनस B कर लो, चेंज इन स्लोप होगी ना। थीटा B पे क्या है, थीटा A पे क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, चेंज इन स्लोप। द चेंज इन स्लोप बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द इलास्टिक कर्व इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन दीज पॉइंट्स डिवाइडेड बाय E। कहने का मतलब ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसको क्या कहेंगे M इंटू DX, या जो भी है, जो भी लेंथ होगी, डिवाइडेड बाय EI। ये एरिया का मतलब ये तो क्या मूवमेंट होगी, और इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, लेंथ से और मल्टीप्लाई करना है, DX ले लेती हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI इसके इक्वल। इस चीज को मैं अभी प्रूफ करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये थ्योरम फर्स्ट है। थ्योरम फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो स्लोप निकालने के मेथड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो थ्योरम सेकंड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, डिफ्लेक्शन निकालने के पॉइंट्स को। ठीक है जी, समझ आ रहा है। अब जैसे कि मैं एक ये लेती हूँ, आपका ये बीम बिल्कुल सही है, इस बीम पे आपके कोई भी 2 पॉइंट्स, वो भी ठीक है, A भी लिया था अपन, A भी ले लेते हैं यहाँ भी। ठीक है जी, अब क्या करती हूँ मैं, इसकी मैं डिफ्लेक्टेड शेप बनाती हूँ। डिफ्लेक्टेड शेप ये बनेगी, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये रहा इसका ये एंगल, इसका ये एंगल। ठीक है, अच्छे से बना देती हूँ। ये देखो, ये डिफ्लेक्टेड शेप होगी, यहाँ पे मैंने एक एंगल, एक ले लिया पॉइंट, ये ले लिया, ये देखिए ये क्या बना, इसका टेंजेंट गया ना, बिल्कुल इसको टच करता हुआ, ये क्या गया, इसका टेंजेंट गया।
इसका नाम क्या दिया मैंने, थीटा बी ए। इसका नाम क्या दिया है मैंने, थीटा ए बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक मैं इनिशियल स्टेज पे मेरा बीम लेती हूँ, जिस बीम की एक स्ट्रिप ले लेती हूँ मैं, छोटी सी स्ट्रिप dx। ठीक है, अब आप देखो ये बहुत छोटी स्ट्रिप्स है, जब ये बेंड करेगी तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, बताइए, बेंड होने के बाद ऐसी। तो कहने का मतलब कि ये dx है, इसको यदि मैं जूम करके दिखाऊं आपका, तो dx आपका कुछ ऐसा दिखेगा, बोलिए ऐसा दिखेगा ये dx। जब हम ये कर्व आई है वैसे तो, लेकिन क्या होता है यदि कर्व बहुत छोटी है, डिस्टेंस काफी छोटा है, तो कर्व है वो कैसे रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है, वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। समझ आया? ये जब लेंथ d है, मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, यानी कि ये a लिया, ये क्या लिया मैंने, पॉइंट b लिया। अब इसका यदि टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, इसका कुछ ऐसा आएगा। तो कहने का मतलब ये एंगल है, ये भी काफी क्या आ गया, कम आ गया। कम क्या ले लेती हूँ मैं, इसको d थीटा ले लेती हूँ। ये जो एंगल में एक बना रहे हैं, वो कौन से एंगल बना रहे हैं, मान लो d थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है जी। अब क्या है कि इन्हीं पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब ये है, इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा। कहने का मतलब कि ये चीज हमें ऐसे दिखाई देगी, बोलो देगी कि मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये मेरा कौन से पॉइंट हो गए, ए और बी पॉइंट हो गया। और ये एंगल क्या हुआ कि ये जो एंगल, जो टेंजेंट एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हैं, उनके नॉर्मल भी वही एंगल बनाएंगे उसके साथ, वही एंगल क्या करेंगे, वो भी वही एंगल बनाएंगे। यहाँ डी थीटा बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा, डी थीटा बनेगा। समझ आया? तो देखो ये क्या हुए, ये क्या चीज हुई आपकी, ये टेंजेंट हुए। इन टेंजेंट ने जितना एंगल बनाया वही एंगल ये बनेगा। ये मैथमेटिकली प्रॉपर्टीज है। चलो ठीक है। ओ, इसका नाम मैं लिख देती हूँ आर। ये क्या, ओ ए और ओ बी क्या होगी, इसकी रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये कर्व की तरह काम करेगा, और ये क्या बन गया अपना, रेडियस ऑफ द कर्वेचर बन गया। ठीक है जी, समझ आया? तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आर डी थीटा। हमें पता है ये लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर डी थीटा। और मुझे पता है ये लेंथ बहुत स्मॉल है कर्व में, ये जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन है। तो ये लाइन कौन सी है अपनी, कितनी है, ये dx है। तो कहने का मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर डी थीटा। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, dx इज इक्वल टू क्या आ गया, आर डी थीटा आ गया। समझ आया? हमारा क्या बन गया, dx इज इक्वल टू, यानी कि आर डी थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया अपना, dx बन गया। समझ आ रहा है? अब हम लोग क्या करते हैं, d थीटा इज इक्वल टू, यानी कि वो एंगल ही तो फाइंड आउट करना है अपने को। ये देखो ये d थीटा है, ये d थीटा, यहाँ पे क्या है, थीटा b है। ये बड़ी ली थी, छोटा एलिमेंट लिया है तो d थीटा बन गया। कहने का मतलब मुझे ये ही तो स्लोप ही तो फाइंड आउट करनी है। तो d थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/r dx आ जाएगा। ठीक है जी। और मुझे पता है 1/r क्या है हमारी बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, m/i सिग्मा ओवर y e ओवर r। ठीक है, ये बेंडिंग इक्वेशन है। इसके अंदर ये ना लो, हमें तो ये दो चाहिए रिलेशन, m/i e ओवर r। हमें तो 1/r चाहिए, तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/r, ये m था इधर, i था, ये वाला e था ना यहाँ, ये e इधर आ गया। कहने का मतलब कि 1/r इज इक्वल टू m ओवर e i बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? यहां से क्या किया मैंने, e इधर ले आई, m ओवर e i बन गया। 1/r इज इक्वल टू क्या हो गया, m ओवर e i आ गया। क्लियर? अब हम लोग क्या लिखेंगे, d थीटा इज इक्वल टू m ओवर e i इंटू dx। क्लियर? क्या हो गया, m ओवर e i इंटू dx। ये m ओवर e i इंटू dx, ये क्या बन रहा है, ये देखो एरिया नहीं बन रहा क्या,
लेंथ इनटू विड्थ होगी समझ लो एक तरह से, और डिवाइडेड बाय ई आई कर दिया। मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ आपको। ये मेरा एम मूवमेंट, ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अपना कोई ये लोडिंग, कोई भी लोडिंग बीम है ये, ठीक है। इसका यदि मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखूँ, हम ऐसे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मान लो कि वो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसका कुछ ऐसे आ जाता है। ऐसे ही नहीं ड्रॉ करते सिंपल सपोर्टेड का। ये यहाँ क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट को। ये नहीं कहते इतनी मूवमेंट आ गई, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, मूवमेंट होगी। इसको क्या करती हूँ मैं, ई आई से डिवाइड कर देती हूँ। ई आई से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई आई क्या है, एक कांस्टेंट है। हम लोग ये नहीं कहते मूवमेंट है वो फोर्स में चेंज हो जाएगी, या ई आई क्या है, एक सिंपल मेरा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर। ये क्या हुआ, एक्स हुआ। यहाँ पे आपने क्या लिया था, एक छोटी स्मॉल स्ट्रिप ली थी, क्या थी उसकी विड्थ, dx थी। तो मैंने क्या किया, इस विड्थ को ले लिया। जब मैंने इस विड्थ को लिया तो ये क्या होगी, dx होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी dx। तो मैं d थीटा की, अब आप इस चीज को डेरिवेट कर रहे हैं ना, इस चीज को मैं कर रही हूं। तो ये कौन सा पॉइंट आया मेरा, जैसे ये पॉइंट कौन सा आ गया, कोई भी पॉइंट ले लो आप, वो पॉइंट आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे अपन ने ये ए और बी, ये तो स्मॉल एलिमेंट लिया था, ये मैंने ए और बी लिया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ए और बी पॉइंट, ये देखो ए और बी पॉइंट आ गए ये, ठीक है। अभी मैं इस पूरे को नहीं कर रही, मैं इस छोटे से को सोल्व कर रही हूँ। जब मैं छोटे से को सोल्व करूँ तो देखिए ये dx और ये लेंथ होगी, लेंथ इनटू विड्थ क्या बन गया, एरिया बन गया। बोलो जी, एरिया बन गया कि नहीं बन गया। एरिया ऑफ द कौन सा डायग्राम है, ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। क्लियर। इज इक्वल टू क्या आ गया, ये डी थीटा आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखो ए, अब ये छोटा एलिमेंट लिया था, अब मैं क्या लूँ, यदि इसका बड़ा एलिमेंट लूँ, बड़ा एलिमेंट का मतलब इसको पूरे को इंटीग्रेट करूँ। छोटा एलिमेंट लिया, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करना। जब मैं छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आपको कौन कौन से पॉइंट का चाहिए था, ए और बी का। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। डी थीटा क्या है, आपका एंगल है। आपने छोटे से एलिमेंट का लिया था एंगल, वो एंगल क्या, कौन सा एंगल बना रहा था, डी थीटा बना रहा था। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो लिमिट आपकी कहाँ से पहुंच गई, थीटा ए से लेके थीटा बी तक पहुंच गई, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या आया था, एम ओवर ई आई इंटू डी एक्स आया था, ठीक है। लेकिन इसको जब इंटीग्रेट कर दूंगी मैं ए टू बी, तो कहने का मतलब कि इसका एरिया आ जाएगा इस पोर्शन का, ये लिमिट ए से लेके बी तक, ये देखो इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहने का मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डी थीटा को यदि लिखे आप तो थीटा बी माइनस ए, थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एरिया, एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट, एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन कौन कौन से पॉइंट, ए टू बी। समझ आया। ये क्या आई है अपनी डिफ्लेक्शन का, डिफ्लेक्शन मतलब हम लोगों को स्लो फाइंड आउट करने का मेथड आ गया। अब इसी से रिलेटेड मैं, इसके अंदर सबसे जरूरी जो चीज है वो चीज सिर्फ इतनी जरूरी है कि आपको यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाता है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी बन जाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेती हूँ कि एक मेरा कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पे यहाँ पे कोई लोड लग रहा है आपका P का, P किलो न्यूटन का, क्लियर। और ये क्या आ गया आपका L स्पान आ गया, ये A आ गया, ये क्या आ गया B आ गया। समझ आ रहा है ना, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो मूवमेंट क्या आएगी, इस पॉइंट पे आएगी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितनी हो जाएगी, P इंटू एल, क्या हो जाएगी P इंटू एल। अब होगिंग होगी सैगिंग होगी, वो चीज चेक करो आप। कैसे चेक करोगे आप बहुत इजी तरीका, आप ऐसा करना, इसकी इलास्टिक कर्व बनाना। आप इलास्टिक कर्व ऐसी बनेगी, आप देखो जब इलास्टिक कर्व ऐसी बनती है,
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि देखिए ये मेरा कोई बीम है, ये मेरा कोई बीम है, इस बीम को जब मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ तो ऊपर की लेयर कंप्रेस होती है, नीचे की बढ़ती है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे पकड़ती हूँ, ऐसे पकड़ के ऐसे करती हूँ तो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो क्या होता है, टेंशन में आता है, नीचे वाला क्या हो रहा है, कंप्रेशन में आ रहा है। इसकी यदि आप इलास्टिक कर्व की देखें तो कहने का मतलब कि इलास्टिक कर्व कैंटिलीवर की ऐसी बनेगी, ऊपर की तरफ टेंशन और नीचे की तरफ क्या होगी, कंप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं आप, हॉगिंग। और हॉगिंग के साइन क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी। इसका यदि मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये क्या हो गया, ये एक्स हो गया और यहाँ पे क्या होगी, मूवमेंट होगी। यही तो लिया था हमने, ये क्या हो गया एक्स और ये क्या होगी मूवमेंट। लेकिन मूवमेंट कैसी लेनी है अपने को, नेगेटिव लेनी है। यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव इधर है जी, नेगेटिव कितनी इधर है, पी एल। अब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा, फ्री हैंड पे तो जीरो ही होती है मूवमेंट। ठीक है, ये कितना आ गया एल। मुझे पता है थीटा बी माइनस थीटा ए, थीटा बी माइनस थीटा ए जिस पॉइंट पे निकालना है, और उसका यहां से चल रहे हो ना आप, ये लोअर लिमिट होगी और ये क्या होगी, अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या है, एम ओवर ई आई क्या है, बेंडिंग मोमेंट, ये डी एक्स क्या है, लेंथ। तो ये क्या बन गया, डायग्राम का एरिया क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ई आई। ये क्या है, एम ओवर ई आई डायग्राम बनाना, डिवाइडेड बाय ई आई। तो कहने का मतलब ये बन गया पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI नेगेटिव। थीटा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इसकी कर्व देखो ये कैसी जाएगी, ये यहाँ से तो सीधी जाएगी, यानी कि यहाँ क्या है, थीटा ए 0। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, थीटा बी माइनस 0 इज इक्वल टू दिस, यानी कि थीटा बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, है जी, थीटा बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, थीटा बी इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस ऑफ पी एल स्क्वायर ओवर 2EI। क्लियर हुई आपको बात। अभी आप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसके अंदर क्या लग रहा है, मूवमेंट लग रही है। क्या लग रही है, अपनी मूवमेंट लग रही है। कैसी मूवमेंट लग रही है, जैसे ये मेरा बीम है एक, इस पे एक ऐसी मूवमेंट लग रही है, कपल मूवमेंट एम नॉट। सारी जगह आप बताओ वो कि वो मूवमेंट लगेगी ए और बी। कैंटिलीवर में हमेशा हॉगिंग होगी। तो आप इसका यदि डायग्राम देखें तो यहाँ तो क्या बनेगा, एम ओवर ई आई डायग्राम, ये क्या होगी एक्स लेंथ, तो ये होगी। और आप देखो बेंडिंग मूवमेंट इसमें कितनी रहेगी, हर सेक्शन पे कितनी रहेगी, सेम रहेगी जितनी बेंडिंग मूवमेंट इधर आ रही है। तो कहने का मतलब इस एंड पे भी इतनी, इस एंड पे भी इतनी और इस एंड पे भी इतनी, कोई चेंज नहीं हो रहा, कहीं लोड चेंज नहीं हो रहा। एक पॉइंट पे मैंने जितना घुमाया मेरा बीम उतना ही सारा घूम गया। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो बनेगा तो नेगेटिव में कितनी मूवमेंट, एम नॉट, क्या बिल्कुल सीधा, और इस पॉइंट पे आपकी एम नॉट लगी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्लोप एट बी निकालनी है, यानी कि थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है, एल इंटू एम नॉट ओवर ई आई। बोलो भाई क्या बन जाएगा, एम नॉट ओवर एम नॉट इंटू एल ओवर ई आई। थीटा ए कितना है अपना 0 है, तो थीटा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम नॉट एल ओवर ई आई। बताइए भाई ये समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह यदि मैं किसी पॉइंट लोड का भी करती हूँ, किसका करते हैं आप, किसी पॉइंट लोड का करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, तो वो भी क्या होगा, हमें सब कहने का मतलब हमें क्या आना चाहिए, हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में उसका करवाऊंगी मैं आपको। चलो मैं थोड़ा सा इसका बता देती हूँ भी। जैसे ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है एक, यहाँ पे अपना पॉइंट लोड लग रहा है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रही हूँ ये। तो इसका यदि मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखूँ, मैंने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वीडियोस बना रखी हैं और SGI ई लर्निंग पे मैंने उसको डाल भी रखा है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ये क्या होगा, PL/4 होता है WL/4, ये कितनी है अपनी L है। ठीक है, अभी मैंने बताया थीटा बी
अब क्या थीटा बी माइनस थीटा ए नहीं ले सकते हैं, हम ये सी पॉइंट लेंगे, क्योंकि सी पॉइंट में पता है मुझे आपकी डिफ्लेक्टेड शेप कैसी बनेगी इसकी, डिफ्लेक्टेड, ये सेंटर में, सेंटर के अंदर ये देखो, ये सेंटर के अंदर मेरा टेंजेंट क्या होगा, जीरो होगा, सेंटर में टेंजेंट कितना होगा मेरा, जीरो होगा, समझ आ रहा है ना। जब सेंटर में थीटा बी थीटा है वो जीरो होगा, तो कहने का मतलब कि थीटा सी माइनस थीटा ए, थीटा सी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू L/2 बेस इंटू हाइट कितनी है PL/4। तो कहने का मतलब क्या हो गया 1/4 4 4 16 PL² ओवर 16 कौन सी आ गई, माइनस ऑफ थीटा ए, थीटा सी क्या होगा इस पॉइंट पे अभी मैंने बताया कितना होगा, जीरो, तो कितना आ गया थीटा ए इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ PL² ओवर 16। ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या आ रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और एक आप ये भी कह सकते हो ये एंगल कौन सा बन रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को इसने नेगेटिव लिया हुआ है। और यदि मैं थीटा बी देखूं तो थीटा बी के लिए मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट की मोमेंट ले लूंगी, मेरे को इस पॉइंट की चाहिए तो मैं लिख दूंगी थीटा सी माइनस थीटा बी माइनस थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ना अगले वाले का माइनस पीछे वाला, इसी में थीटा सी माइनस थीटा ए किया था, इसीलिए तो थीटा बी माइनस थीटा सी इज इक्वल टू, ये भी एरिया उतना ही आएगा 1/2 बेस कितना है ये L/2 इंटू हाइट कितनी है PL/4। तो कहने का मतलब थीटा सी तो जीरो हो गया, थीटा बी इज इक्वल टू क्या आ गया PL² ओवर 16। और हम एक बात और भी कह सकते हैं, ये एंगल कौन सा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और भी है कि यहाँ से ये क्या आ रही है, अप हो रही है, ये इलास्टिक कर्व क्या हो रही है, अप हो रही है, इसलिए एंगल भी क्या हो रहा है आपका, अप हो रहा है। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल और भी हम लोग करेंगे। थैंक यू।